गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, है ना। आज तो दो ही लोग हैं। अच्छा, ये हम फॉग मिस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे, ये भी शायद पूरा हो गया था ना। फॉग मैंने आपको बता दिया था कि लोकल लेवल पे जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, लोकल लेवल पे जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉग। यस। ठीक है। और मिस्ट का इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है रिलेटिव टू फॉग, है ना। और बाकी क्लाउड्स का हम लोगों ने देख लिया था कि क्लाउड्स जो है वो इन जनरल जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर लेवल तक जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो है क्लाउड्स कहलाते हैं। हम आगे यहाँ पढ़ रहे थे कि इसको देखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फॉल्स ऑल ऑफ सडन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ये वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना। सो द फॉग इज अ क्लाउड with its base at very near to the ground। ये मैंने बताया था, लोकल लेवल पे जो भी क्लाउड्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो सारे के सारे जो है। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स, ये भी हमने देख लिया था। एज द राइजिंग वार्म एयर अप एंड स्लोप्स मीट्स अ क्लाउड कोल्ड सरफेस, है ना। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। ये मिस्ट जो है ये प्लेन्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्यों नहीं होती होगी, आप मुझे बता सकते हैं? आपका नाम मैं भूल गया, रुचि शिप्रा। तो क्यों नहीं होती है ये मिस्ट जो है वो ग्राउंड पे क्यों नहीं ज्यादा होती होगी भाई रवि? आप प्लेन्स में ज्यादा क्यों नहीं होती? चलो आप मुझे बताओ। इस मिस्ट का हमने बताया था कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। नहीं, ये बोल रहा है कि मिस्ट जो है वो माउंटेन्स में ज्यादा होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लेन्स में ज्यादा क्यों नहीं होती फिर? क्योंकि आपको मैं इंगेज कर रहा हूँ, तो ये बताओ कि प्लेन्स में ज्यादा क्यों नहीं होती? एयर तो वहां पे भी है, एयर माउंटेन्स में भी है। अरे ड्यू बनने के लिए मतलब ऐसे टेम्परेचर आप कैसे बता सकते हो? ओवरऑल हाँ, बात सही है कि टेम्परेचर वहां ज्यादा रहेगा प्लेन्स में और माउंटेन्स में कम, तो रीजन वही है। लेकिन अभी क्या है कि इंगेजमेंट सिर्फ इतना है कि इसमें प्लेन माउंटेन्स में क्या होता है ना, ये टेम्परेचर जो है ऊपर जाने पे घट जाता है, और प्लेन्स में टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा ही होता है, जो आपका है बिल्कुल। पर एक रीजन और भी है, वो रीजन हम आगे पढ़ेंगे, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का। जो हमारा एयर मास है, एयर ग्राउंड पे, वो उसका वो वार्म फ्रंट है। और यहाँ पर हम जब जाते हैं तो वो कोल्ड फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे भी तो एयर होगी ना, तो ये कोल्ड होगी, और ये वाली जो एयर जो ग्राउंड पे है वो क्या है? वार्म है। आप समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो थोड़ा इसको अलग से ड्रॉ करूँ क्या? अलग से ड्रॉ करूँ? आप समझ रहे हो ना। जैसे इन्होंने अभी बोला कि यहाँ पे जो हमारा प्लेन है, प्लेन में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। लेट सपोज यहाँ पे 25 ले लिया मैंने, ठीक है। एक ये है, दूसरा माउंटेन्स में टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा कम ले लिया, ये 15 ले लिया मैंने। ये कंपैरिजन में कर रहा हूँ एक टाइम पे। टाइम आप ले लीजिए कोई भी, अब मिड नाइट का टाइम ले लो आप। मिड नाइट नहीं, आप मिड नाइट से पहले का कुछ टाइम ले लो, 10 बजे रात का, 10 से 12, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर होगा, वो एयर का जो पार्सल होगा वो थोड़ा वार्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर पार्सल होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा कोल्ड होगा, है ना। तो एक रीजन ये भी है जो इन्होंने बताया कि टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे मिस्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। मिस्ट वही है ना, मिस्ट का मैंने बताया था कि इट इज लाइक फॉग ओनली, और इट इज लाइक क्लाउड ओनली, तीनों एक ही हैं। आप बताओ मुझे, क्लाउड में, फॉग में, मिस्ट में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा याद करो, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वो करो, एंगेजमेंट कर रहा हूँ आपका। क्लाउड में, फॉग में कल बताया था मैंने, और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप एंगेज नहीं, इसमें आप फिर नहीं वो कर पाओगे ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ आप नहीं कर, कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए। क्लाउड क्या होता है आप खुद सोचिए कि क्लाउड क्या होता है। हमने डिस्कस किया था ना, क्लाउड्स कहाँ बनते हैं? डिपोजिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल से, मतलब ठीक है, आपने कोशिश की, डिपोजिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल। वाटर ना बोल के इसे वाटर वेपर बोलो, कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन एरोसोल्स, है ना। चलो मैंने आपकी डेफिनेशन सही कर दी। तो ये कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो अब हमारा ये क्लाउड की डेफिनेशन, फॉग की क्या डेफिनेशन है, थोड़ा ट्राई करो आप। क्लाउड्स आपका बनेंगे कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर लेवल। ट्रोपोस्फेयर कितना होता है हमारा? हाँ, 0 to 10 ले लो, या फिर 0 to 18 ले लो, है ना। अलग अलग हो गया, वो पोलर में अलग होता है, मैंने पढ़ाया आपको, पोलर में इक्वेटर पे अलग होता है। तो क्लाउड्स तो चलो यहाँ बन गए। फॉग मैंने क्या बोला था? फॉग जब आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं तो कहाँ बनता है? हाँ, पर्टिकुलर लोकल रीजन में, मतलब
ग्राउंड सरफेस, सरफेस पे, लोकल एरिया। तो लोकल लेवल पे जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें हमें क्या बोलेंगे? फॉग, मतलब से माउंटेन्स, है ना। और मिस्ट में और फॉग में क्या डिफरेंस था, जो कल मैं उससे भी पूछ रहा था? मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, फॉग में थोड़ा कम होता है ना। बस अब बात चल रही थी कि मिस्ट ज्यादा माउंटेन्स में क्यों बनती है, प्लेन्स में क्यों नहीं बनती है। तो मैंने क्वेश्चन रवि से किया कि माउंटेन्स में क्यों ज्यादा बनती है और उसमें प्लेन्स में ज्यादा क्यों नहीं बनती है। तो उन्होंने आंसर किया कि प्लेन्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है और इसमें माउंटेन्स में कम होता है, इस वजह से मिस्ट फॉर्मेशन वहां ज्यादा हो जाता है। मिस्ट फॉर्मेशन मतलब कि कंडेंसेशन ऑफ, जो आपने बोला कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर यहाँ इसमें ज्यादा होता है, उसमें कम हो जाता है ना, टेम्परेचर की वजह से। और दूसरा रीजन अब मैं बता रहा हूँ कि एक रीजन और है कि ये वार्म एयर होती है का पार्शियल मास है, मतलब प्लेन्स में, मतलब यूपी में अगर आप जैसे जाएंगे तो वहां पे एयर का, अगर आप एयर का एक बलून में बंद करो और यहाँ पे जो माउंटेन की एयर है उसको अगर आप बलून में बंद करो, दोनों का टेम्परेचर तो अलग अलग होगा, है ना। तो अब लेकिन अगर आप दोनों को मिला दो इन बलून्स को, तो उसके वजह से भी हमारा जो है मिस्ट फॉर्मेशन, क्योंकि प्लेन्स की एयर, गर्म एयर तो आएगी तो यही ना, तो जब ये मीट करेंगे तब भी ऐसा होगा कि हमारा जो है मिस्ट फॉर्मेशन यहां ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि वार्म एयर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल, दिया था ना कि ग्लास में अगर आइस है और यहाँ पे अगर आपने कुछ एयर अगर इसकी तरफ भेजी भी और उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, है ना, तो इसके आसपास क्या हो गया, वाटर डेपोजिट हो जाएगा, है ना। तो वही होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ से एयर यहाँ आएगी, डेपोजिशन हो जाएगा। तो एक तो रीजन है खुद का अपना मिस्ट यहाँ जाता है, दूसरा वार्म एयर आ रही है वो भी हो जाएगा, तो इसीलिए मिस्ट फॉर्मेशन यहाँ जाता है। ये डिस्कशन चल रहा था, कनेक्ट कर पा रहे हैं अब आप थोड़ा सा। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यही बात करी थी कि बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू जीरो। ठीक है, हालांकि किसमें, अब थोड़ा आप बताओ मुझे, अगर मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में स्ट्रेन डालूं कि फॉग और मिस्ट में किस में ज्यादा विजिबिलिटी होगी, तो आप किस में ज्यादा विजिबिलिटी बोलो? तो विजिबिलिटी ज्यादा साफ दिखाई देगा कि कम साफ दिखाई देगा? मतलब ऐसे क्लाउड्स जो बिल्कुल कंडेंस हो रखे हैं, जिनमें वाटर बहुत ज्यादा है, आप उसमें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, या ऐसे क्लाउड्स जिनमें पानी का कम है उसमें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे? थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। आप प्लेन उड़ा रहे हो, सपोज अगर पायलट हैं, ठीक है, आप कॉकपिट पे बैठे हैं, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं आपके, तो आपके आगे सामने अगर थंडरस्टॉर्म क्लाउड आ गया, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड जिसके अंदर तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या दिखाई देगा? किसमें विजिबिलिटी ज्यादा होगी? नहीं, इसमें तो किसमें विजिबिलिटी ज्यादा होगी? अब बताओ, मिस्ट में होगी कि फॉग में होगी? फॉग में होगी, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। अगर इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो इसमें चांसेस हैं कि क्लाउड्स जो है बहुत डेंजरस हो। ठीक है, इसीलिए माउंटेन्स में थोड़ा सा मिस्ट फॉर्मेशन की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है कि ज्यादा जो है इसे क्लाउड बस्ट और सारी एक्टिविटीज जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हैजार्ड में, नेचुरल हैजार्ड और नेचुरल डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये मैं तब डिस्कस करूंगा आपसे, बट अभी मैं आपसे ऐसे क्विकली पूछ रहा हूँ, नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड में। अच्छा, मुझे कोई बताएगा जो जोशीमठ वाला जो वो है हैजार्ड, जो है नेचुरल हैजार्ड, वो नेचुरल डिजास्टर बन सकता है बट बना नहीं है अभी। तो कौन एक्टिविटी है और कौन प्रोडक्ट उसका बाई प्रोडक्ट है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये उत्तराखंड पीसीएस ने 2016 में मेंस में पूछा है कि आपको डिजास्टर और हैजार्ड ना पता होना चाहिए। इट इज, ये पोटेंशियल रखता है डिजास्टर बनने का, जैसे टिहरी डैम, ये पोटेंशियल हैजार्ड है। नेचुरल है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब समझते हैं, मैन मेड। अगर आप जैसे आप कहीं मैन मेड बोलोगे तो एंथ्रोपोजेनिक बोलो, है ना। तो एंथ्रोपोजेनिक है, बनाया तो है ना, है ना। लेकिन अब अगर सपोज करो आपने अगर इसकी सीवियरिटी, क्योंकि आप अर्थक्वेक 5 जोन में है, अब ये किस हिसाब से डिजाइन है तो वही बताएंगे। लेकिन अगर ये सीवियरिटी, मतलब लेट सपोज कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये अगर ब्रेक हो जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। तो ये नेचुरल हैजार्ड है, इसे एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि बनाया हमने है ना, हमने रोका है इसको, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर बन सकता है, अर्थक्वेक हमारे हाथ में नहीं है ना। तो नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड में हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। जोशीमठ इज अ हैजार्ड बट नेचुरल डिजास्टर बन सकता है। बट और तो आज मतलब जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पे तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ देख सकते हो, फिर आ गया आप कुछ नहीं कर सकते, हो गया, आप क्या करें, आप हाथ खड़े।
और यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ काम कर सकते हो, यहाँ आप जो वाटर लेवल है उसको देख सकते हो, उसका मेजरमेंट उसको देखते हो क्या चल रहा है, या फिर आप वेदर एक्टिविटीज देख सकते हो, या फिर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हो ये स्ट्रक्चर इस लेवल को रोकने। क्योंकि मैं जब आई विजिटेड केदारनाथ, मैं गया था केदारनाथ, मैं इधर से गया था, मैं 10 किलोमीटर मैं पैदल गया था एक्चुअली ऋषिकेश से केदारनाथ। तो वापस आते हुए मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता बंद है, तो मैं इधर से आया, तो मैंने तब टिहरी झील देखी थी। तो उसका जो वास्ट एरिया 65 किलोमीटर है, और वो भी हिल्स में, मतलब 65 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। और फिर उसके बाद शायद 900 मीटर तक वो जो गहरी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक गहरी है। तो कितना पानी होगा इसके पास, है ना। ये ध्यान रखना आप, है ना। नेचुरल हैजार्ड ये हालांकि हम अभी डिस्कस करेंगे। ओनली डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द फॉग, है ना। फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट, ये तो क्लियर हो गया ना हमको। क्यों ड्रायर होते हैं? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। एंड दे आर प्रिवेलेंट वेयर वार्म करंट्स ऑफ एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड करंट्स, बता दिया मैंने आपको अभी, है ना। फ्रीक्वेंट कहाँ पे है, बता दिया ना कि भाई फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट एंड दे आर प्रिवेलेंट व्हेन द वार्म करंट्स ऑफ एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड। इसीलिए माउंटेन में जो है वो यूपी से गर्म एयर गई और हमारा उत्तराखंड में आई, और वहां पे इसीलिए फॉग है, फॉग बन जाते हैं। फॉग्स आर मिनी क्लाउड्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लोकल लेवल क्लाउड्स in which condensation takes place around nuclei provided by the dust, smoke and particles। आपने बता ही दिया है मेरे को, ठीक है। देखो ऐसा है, अब अपना एक चीज हम वो करते हैं, तो ये चीज आपने अच्छी करी। देखो एक चीज होती है मिस्ट। मिस्ट ना ऐसा कह सकते हैं कि मिस्ट जो है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लाउड बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है ना। जब वाटर कंटेंट ज्यादा है तो मतलब ये प्योर टाइप का है ना। तो इसको मैं बोलूंगा कि मिस्ट एक बन का रही है, माउंटेन से बन रही है, ठीक है। फिर फॉग हो गया। अब फॉग ऐसी चीज है कि इसमें वाटर कंटेंट कम है। वाटर कंटेंट कम है इसका मतलब डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन वाटर कंटेंट कम है, लेकिन ये पॉल्यूटेड ज्यादा हो सकता है, ये कम पॉल्यूटेड होगा, ये पॉल्यूटेड ज्यादा होगा। बट विजिबिलिटी इसमें इसलिए कम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया ना। लेकिन अब इसका एक नया वो आता है, ये बन गया माउंटेन्स में, ठीक है। ये जनरल हो गया, ये माउंटेन से भी बन सकता है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वैलीज में भी बन गया। और एक होता है स्मोग, इसमें तो बहुत कम होती है विजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि स्मोक इज अ पार्ट ऑफ स्मोक प्लस फॉग। एक तो आपकी वैसे स्मोक की विजिबिलिटी कम होती है, ऊपर से फॉग और आ गया उसमें, मतलब वाटर प्लस, तो दोनों ने मिलके मतलब बहुत डेंस कर दिया, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप कुछ मीटर्स में भी नहीं देख पा रहे, है ना। तो ये दिस इज अ डेंजरस थिंग फॉर ह्यूमन काइंड। इसीलिए दिल्ली वाली जो चीज है वो यही है, ये दिस इज द लीस्ट विजिबल। तो अब मेरे हिसाब से क्या मतलब, एज फार एज आई मतलब वी आर गोइंग विद द फैक्ट्स। स्मोक में विजिबिलिटी सबसे कम होगी, फिर उसके बाद मिस्ट में होगी, और फिर उसके बाद फॉग में होगी, ठीक है। तो इससे भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, और इस क्वेश्चन को हम अपने पास बैंक में रख लेंगे, और इसको चेक मैं और एक बार कर लूंगा कि क्या ऐसा ही है, थोड़ा सा और एक रिसर्च करके, ताकि ये अगर क्वेश्चन हम पुटअप अपना करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज में, तो वी कैन आस्क कि भाई विजिबिलिटी इसमें किसमें कम है। अभी फैक्ट्स के हिसाब से सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर तो स्मोक इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एयर सेंटर्स और स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। ये तो क्लियर हो गया है ना भाई। हमको कोई ना कोई न्यूक्लियाई, मतलब कुछ न्यूक्लियस चाहिए होता है, इसके अराउंड हमारा जो है वाटर कंटेंट डिपॉजिट हो जाता है ना। सच अ कंडीशन व्हेन फॉग is mixed with smoke is described as smoke। हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। प्रेसिपिटेशन लास्ट है हमारा, कॉन्डेंसेशन हो गया है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि अब हम वो वाटर जो है ना, डिपॉजिटेड वाटर है, वो अर्थ पे किस फॉर्म में आएगा। अब वो डिपेंड करता है रिलेटिवली एनवायरमेंट की कंडीशंस पे। कहीं वो रेनफॉल की फॉर्म में आता है, कहीं वो ड्रिजल की फॉर्म में आता है, कहीं वो हेल स्टॉर्म की फॉर्म में आता है, कहीं वो स्लीट की फॉर्म में आता है, कहीं वो स्नोफॉल की फॉर्म में आता है ना। तो अब वो क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन इन फ्री एयर हेल्प्स द कंडेंस्ड पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज। अब जब आप रिवाइज करेंगे इनको, तो आप ये सब हटा देंगे, सिर्फ वो पढ़ेंगे कंडेंस्ड पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज। बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसको आप हटा देंगे, ये हटा देंगे, एक बार पढ़ेंगे, लेकिन अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर fails to hold them against the force of gravity they fall on to the earth surface। ये थोड़ा फिजिक्स वाली बात होगी कि भाई ठीक है, वेपर जब ऊपर गया तो हल्का होता है, ऊपर जब वो जमा हुआ तो उसका वेट
क्योंकि ग्रेविटी लगेगी W = mg। ये आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि कोई भी चीज हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो नीचे इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारा कुछ मास है। अब वो मास आप जीरो कर दोगे तो फिर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेट भी जीरो हो गया। तो वेपर का ऑलमोस्ट वेट नेग्लिजिबल होता है। अब वाटर आ गया तो भारी हो गया, तो m × g, तो वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फिर वो नीचे आ जाता है। ठीक है। सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। बस आपको इतना याद रखना है, द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज वेरी क्लियर। अब मेंस में भी ऐसा ही है। जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेंस में आपको ना पॉइंट देने हैं, बस वहां पे पॉइंट दीजिए, और उन पॉइंट्स को अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट दीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके बाद आप जो है, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 पॉइंट दीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट दीजिए, 8 नंबर के क्वेश्चन में 8 पॉइंट दीजिए, या 4 दे सकते हैं और 4 को आप दो में फिर जो है डायमेंशंस में वो तोड़ सकते हैं। और 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 8 डायमेंशन दीजिए और 2 जो है उनका एक्सप्लेनेशन दीजिए, और अननेसेसरी की चीजें हटा दीजिए। इफ, ही, शी, वी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ऐसे प्रेसिपिटेशन में बात आई, आपको सीधा लिखना है द रिलीज ऑफ मॉइस्चर नोन एज प्रेसिपिटेशन। अगर ये 2 नंबर में आया तो आपको सिर्फ इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, ये सब कहानी राम कहानी नहीं लिखनी है। अगर ये 5 नंबर में आया है तो आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आप सिर्फ इतना लिखोगे और फिर उसके बाद आप ये चीजें लिख सकते हो, कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज बता सकते हो क्या होता है, और एक डायमेंशन आप ये दे दोगे। और फिर अगर ये 8 नंबर में आए तो एक डायग्राम बना देना इसमें। 16 नंबर में आ जाए तो पूरी थोड़ी बहुत फिजिक्स भी लगा देना, W = mg, ये वो, और बस खत्म हो गया अपना काम। ठीक है, तो इतना करना है आप। लेकिन शायद यूपीएससी की बेसिस पे हो रहा है तो शायद थोड़ा एनालिसिस आ जाए, बट एनालिसिस भी अच्छी हो रही है हम लोगों। फैक्ट रखना ना, क्योंकि आप ह्यूमन ब्रेन है, अब ह्यूमन ब्रेन में फैक्ट्स इतने रख लोगे आप। एनालिसिस ये होता है कनेक्टिंग रहता है ना, सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, वो मैंने बता दिया ना, वो स्लीट, स्नो, रेनफॉल है ना। अभी आगे आ रहा है अब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यही हम बात कर रहे थे ना, रेनफॉल, ड्रिजल, स्नोफॉल, स्लीट और हेल। अब थोड़ा सा इनका देखेंगे हम कि क्या है और कैसे बनते हैं बेसिकली ये, है ना। रेनफॉल में एक्चुअली कुछ साउंड्स हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने नोट करी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे रेन में ना जो आवाज होती है वो स्प्लैश होती है, मतलब अगर आपको स्प्लैश साउंड सुनाई पड़ रहा है, स्प्लैश से लग रहा है मतलब गिरती है अगर ड्रॉप, तो स्प्लैश का साउंड आता है। ड्रिजल थोड़ा सा तेज होता है, मतलब क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना, तो आपने कभी बार देखा होगा कि कुछ एयर के हवा के साथ कुछ बारिश आती है, बहुत तेज टाइप की होती है, वो टेढ़ी होती है थोड़ी सी, तो वहां पे मतलब वो स्प्लैश प्लस थोड़ा सा एक जो है ना, ये ड्रिजल का होता है जब विंड स्पीड तेज होती है। ठीक है। स्नोफॉल का जो साउंड है वो शूश है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ना ये याद रहे, फिर कि इनमें थोड़ा सा मतलब आप साउंड से ही थोड़ा सा वो कर पाओ, पहचान पाओ कि फिर इनका बनने का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, थोड़ा अलग अलग है। स्लीट है, उसका साउंड थोड़ा अलग, जैसे मैंने बताया स्नोफॉल का शूश है, एस एस। रेनफॉल का स्प्लैश है, गिरी और फैल गई। ड्रिजल का हवा तेज आ रही है तो वो चिरपिंग साउंड आएगा, मतलब गिर भी रही है और एकदम से अलग सा साउंड है उसमें। स्नोफॉल शूस हो गया। स्लीट का साउंड है हेल, स्लीट, ट्रैप। स्लीट ट्रैप करता है, ट्रैप से याद रखना आप इसको, स्लीट को, वरना आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आप ना ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इनके बीच में। और एक हेल होता है, हेल क्या करता है, जब ओला गिरता है तो कहीं पे कैसा डेंट ले लेता है ना, तो उसका डेंट का साउंड है। डेंट का साउंड मतलब होता है, तो अब आप एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ। रेनफॉल का कैसा साउंड है, स्प्लैश। ड्रिजल का स्प्लैश प्लस चिरपिंग, ये थोड़ा सा हमने एडिशन किया है ना, अलग से किया। स्नोफॉल शूश, मतलब क्योंकि गिरता है तो बहुत रुई जैसा लगता है ना, गए हैं आप स्नोफॉल में, है ना, तो शूस मतलब है। और स्लीट जो होता है वो ट्रैप करता है, तो ट्रैप से याद रखना है। हालांकि इसका साउंड नहीं है, पर ये मैकेनिज्म याद रखने का कि कैसे बनेगा ये, उसमें आपकी हेल्प करेगा ये। और हेल जो है वो डेंट मारता है, तो डिंक। तो ये आपके 5 साउंड आपके पास आ गए हैं। तो साउंड से याद रखना। अब हम सबसे पहले ड्रिजल को ही देख लेते हैं ना। दिस फॉर्म ऑफ ड्रिजल का क्या बताया था मैंने, चिरपिंग विद स्प्लैश, है ना। दिस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज एंड सीम टू फ्लोट इन द एयर। ठीक है।
वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज, फ्लोट इन द एयर। मैंने बोला ना एयर चलती है, विंड स्पीड तेज है तो ये फ्लोट करते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे आ जाती है बारिश ऐसे। तो चिरपिंग साउंड के साथ स्प्लैश हो रहा है। और वेरी स्मॉल इन एंड यूनिफॉर्म इन साइज, मतलब छोटी बूंदे हैं ये, बहुत बड़ी बूंदे नहीं। अब बूंद तो ये भी है, कई बार लगता है भाई बहुत मोटी बारिश आ रही है, कई बार लगता है कि बहुत ठीक है। वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज, यूनिफॉर्म मतलब सारे एक ही, क्योंकि जब छोटा होगा ना तो यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होती है। अब बड़ा होगा तो उसमें आप बोल सकते हो अब मैं बड़ा छोटा सर्कल बनाऊं तो अच्छा बन जाएगा। अब बड़ा बनाने लगूं थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया वो तो स्मॉल इन साइज, यूनिफॉर्म इन, मतलब यूनिफॉर्म एंड वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज एंड फ्लोट इन द एयर। मैंने बता दिया विंड स्पीड ज्यादा होती है इसलिए, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द वेरी लो स्ट्रेटस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। वाली स्ट्रेटस, मैंने स्टेटस गलत बोल दिया, लो स्ट्रेटस। अब मैं क्लाउड्स का ना आपको अब वो पिक्चर्स कहाँ है क्लाउड्स का, मैंने वैसे ही बता देता हूँ आपको। 0 से लेके 2 किलोमीटर, 2 से लेके 5, 5 से लेके 7, ये है क्लाउड्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कौन से क्लाउड्स बनते हैं, सीरस, ट्रोपोपॉज के आसपास बनते हैं। जब आप प्लेन में बैठेंगे, प्लेन में बैठा है आपने से कोई, बैठे हैं, अच्छा आप नहीं बैठे, आप बैठे हैं मतलब यहाँ तो नहीं, इंडिया में तो थोड़ा, आप अब्रॉड गए नहीं गए। जब आप कभी अगर जर्मनी जाना हो, तो मैं गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है जब, क्योंकि बहुत ऊपर से उड़ते हैं प्लेन ये वाले जो इंटरनेशनल टेरिटरी, तो आपको आसपास ऐसे क्लाउड्स दिखाई देंगे जो लाइन वाले लाइन जैसे लगते हैं, ये सीरस क्लाउड्स हैं। ये इनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है ना, जनरली ये होता है, इसीलिए सबसे ऊपर होता है, इसीलिए हम सीरस बोलते हैं। तो इनसे हम मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रेनफॉल फ्रॉम इट। कोई बात नहीं, ये देखो यहाँ पे ना ये सीरस है, मतलब जितने भी सीरस से रिलेटेड क्लाउड्स होंगे ना, सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स होंगे। देखो सीरस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस, ये अलग, इसको हटा देना। ये एक ऐसा क्लाउड है जो थंडरस्टॉर्म लाता है, यही है वो क्लाउड जिससे क्लाउड बस्ट होते हैं, या ऐसी ऐसी आपदाएं आती हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उसके उसके लिए यही जिम्मेदार है। तो इसको थोड़ा अलग रखो आप, क्योंकि ये तीनों जगह फैला हुआ है, ये लो में भी है, मीडियम में भी और हाई में भी, ठीक है। तो इसी को अवॉइड करते हैं प्लेन्स, और इसी में मतलब, क्योंकि अगर ये हिट हो गया और पता नहीं चलता इनका, ये लगता है ऐसा है कि ये भाई ये इन्हीं की तरह है, लेकिन आप एक बार एंटर हो गए ना तो आप ट्रैप हो गए। और क्योंकि जो वेदर एनालिसिस है वो जनरली इसको आप मतलब नहीं पहचान पाते कई बार, रडार्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सीरस हैं, सारे के सारे हाईएस्ट क्लाउड्स, सीरस सारे हाईएस्ट क्लाउड्स हैं। मीडियम क्लाउड जो होते हैं वो आप मान लो ऑल्टो कार छोटी होती है ना, तो ऑल्टो से मान के चलो आप, ऑल्टो स्टेटस मीडियम है, ऑल्टो क्यूमुलस मीडियम है, और ये इसका फिर जो है ये रेन बेयरिंग, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। और सबसे नीचे जो है वो स्ट्रेटस है, स्ट्रेटो क्यूमुलस है और निम्बो स्ट्रेटस है। बस आप सिर्फ मीडियम और हाईएस्ट को याद रखो। हाईएस्ट कौन से, सीरस, और मीडियम कौन से, ऑल्टो। तो ऑल्टो से रिलेटेड जहां भी आपके क्वेश्चन आ जाए कि मीडियम है, तो ऑल्टो देख लेना, ऑल्टो तो नहीं है आगे, तो मीडियम है। और अगर हाईएस्ट पूछा हो तो सीरस देख लेना आगे, सीरस देखो, सीरो सीरस, ऑल्टो ऑल्टो, और बाकी फिर सारे के सारे सबसे नहीं, मतलब सबसे लोएस्ट क्लाउड्स जो है स्टेटस हो, इसमें ना तो ऑल्टो है ना सीरस है, वो सारे के सारे लोएस्ट क्लाउड्स है। और इसको थोड़ा आप अलग से स्टडी करेंगे, क्यूमुलोनिम्बस, ये रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, यही थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम यही बोल रहे थे, इट अकर्स ड्यू टू वेरी लो स्ट्रेटस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो लो स्ट्रेटस कहां पर आ गया, कहां पे आ गया, सबसे नीचे ना, मतलब लोएस्ट, मीडियम एंड हाईएस्ट, तो लोएस्ट क्लाउड से होते हैं का। तो आपको याद रहना चाहिए जो ड्रिजल होगा वो लो, बस आपको ये पॉइंट वाइज याद रखना है। एक क्या नेचर है, स्मॉल इन साइज, यूनिफॉर्म इन नेचर। कहां पे हो रहे हैं, किन से बन रहा है, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स में और भी सारे हो सकते हैं, ऐसे निम्बो स्ट्रेटस भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको याद रखना है स्ट्रेटस क्लाउड से बनता है, ठीक है। विद हाई वाटर कंटेंट ऑफ वाटर अच्छा होगा इसमें। ड्रिजल इसीलिए बहुत सारा जल्दी, कई बारिश होती है कि आपको बहुत ज्यादा गीला नहीं करती है, वेट करती है ना, लेकिन कई ऐसी होती है कि वो आप पूरे कपड़े गीले कर देते हैं। तो ड्रिजल उनमें से एक है, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है, रेनफॉल में उतना नहीं होता है। और दूसरा आपने एक चीज वो करी होगी, नॉर्मल रेनफॉल में भी अगर आप बाइक या स्कूटर पे चलोगे तो जल्दी भीग जाओगे, क्यों, हाँ तो वही।
तो वो रेनफॉल को आपने ड्रिजल में कन्वर्ट कर दिया, तो विंड स्पीड बढ़ गई ना, आपने खुद ही बढ़ाई वो। ठीक है, तो ये आपको कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको। रेनफॉल को आप ड्रिजल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपना स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, फिर स्नोफॉल आता है। स्नोफॉल का साउंड कैसा है? शूश, मतलब रुई के जैसा। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो। फाइन फ्लेक्स याद रखो आप, ये फॉर्मल है। ठीक है, और बाकी इनफॉर्मल, एक इनफॉर्मल हो गया शूश। अब आप वहां पे शूश मत बोलना मतलब इंटरव्यू में। और दूसरा हो गया फिर, और ज्यादा अगर फॉर्मल हो, किसी बच्चे को समझाना हो तो रुई। इट इज जनरली सीन इन द विंटर सीजन व्हेन टेम्परेचर्स आर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन द पर्टिकुलर रीजन। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं है। द आइस क्रिस्टल्स फॉलिंग फ्रॉम द ऑल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड्स डू नॉट मेल्ट एंड रीच ग्राउंड एज अ स्नो। तो आपको ना सिर्फ क्लाउड्स भी याद रखने। ऑल्ट्रोस्ट्रेटस कहां होगा? स्नोफॉल तो होगा, लेकिन होगा किस जगह पे? लो, मीडियम या मीडियम, है ना? तो ऑल्टो से याद कर लिया आपने कि ऑल्टो मीडियम है, तो आप इसका मतलब स्नो जो है वो लोएस्ट लेवल वाले क्लाउड से नहीं होता है। अगर होगा भी, ऐसी जगह पे होगा जहां पर कंडीशंस बहुत अलग हो। मतलब सपोज करो कि आपके स्ट्रेटस क्लाउड है, ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड 0 से 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर में आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, आप 10 डिग्री कम हो गए ग्राउंड से, क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कम होता है ना, तो आप 10 डिग्री कम हो गए। ठीक है, अब ये जनरली रेन स्नोफॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि ये टेम्परेचर 2 किलोमीटर में ही जो है ऑलमोस्ट 20 गिर जाए, -20 हो जाए, तो नहीं होगा रेनफॉल, हो जाएगा। ऐसा कहीं पॉसिबल है? ये मेरा मतलब थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहा हूँ, आप समझो ना थोड़ा सा आपको, ताकि आप कनेक्ट करते रहें, है ना? ग्राउंड से 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, दो में कितना हो जाएगा? 10 डिग्री कम हो जाएगा ना। आप कनेक्ट कर पा रही हैं? ऊपर जाने पे टेम्परेचर 5 डिग्री, टेम्परेचर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो टेम्परेचर है ना, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो इतना कम हो जाएगा, फिर दूसरे किलोमीटर में ऊपर जाओगे तो इतना कम हो जाएगा। इतने में तो स्नोफॉल होगा नहीं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो कि ये टेम्परेचर 5 की जगह 10 यहीं कम हो जाए और 20 यहाँ हो जाए, तो क्या रेनफॉल नहीं होगा? होगा ना, हो जाएगा रेनफॉल। बट कन्वेंशन, वी आर ब्रेकिंग कन्वेंशन। ऐसा हम नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ऐसा करना, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम किसी कंडीशन में कर सकते हैं कि मैं एक स्पेस क्राफ्ट में बैठा हूं और उस स्पेस क्राफ्ट में बाहर का टेम्परेचर तो -5 हो रहा है, लेकिन अंदर -10 हो गया, तो वहां तो हो सकता है ना। बट बहुत लोकल लेवल पे हो सकता है ना? बड़े लेवल पे मतलब आप चाह रहे हो इन जनरल हो जाए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ड्रिजल होता है लो स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्नोफॉल होता है ऑल्टो स्ट्रेटस मीडियम क्लाउड्स, मीडियम लेवल पे। कर लिया ना हमने? हाँ ठीक है। स्लीट का साउंड कैसा था? ट्रैप का मतलब होता है कि हम फंस गए कहीं, मतलब इन जनरल ट्रैप नहीं होना है। ट्रैप होना इट्स नॉट गुड, क्योंकि आपको आपकी इंडिविजुअलिटी पे फिर आपको ना वो हो जाता है, उसे हम कहते हैं, आता है थोड़ा सा, मैं आपको साइकोलॉजी को लेके चल रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन लॉस होता है आपको जब आप ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो खुद की जो ऑटोनॉमी है ना, आपने किसी और को दे दी, आपको पता भी नहीं चला, उससे क्रिएट होता है। आजकल 2 तरीके के ट्रैप हैं, एक होता है जो आपको दिखता है, एक होता है जो आपको दिखता ही नहीं है। जैसे मोबाइल है, वो ट्रैप है। क्यों है? क्योंकि आपको जो देखना है आप वो नहीं देख पा रहे हो, आपको कुछ और ही दिखाया जा रहा है ना? दैट इज कॉल्ड ट्रैप। तो वही है, उसको अलग करते हैं थोड़ा सा, कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। कभी इस पर भी मैं करता ही रहता हूँ बातचीत, जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके बाद बात करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो अभी ट्रैप हमारा ये वाला ट्रैप है जो हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें स्लीट बनता है। स्लीट क्या है? यहाँ पे कोल्ड है एयर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, कोल्ड एयर नहीं बोलूंगा इसको, थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो कम है, 3। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 5, और यहाँ मैंने ले लिया, ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, है ना?
और यहाँ मैंने ले लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये होगा कि जब एवोपोरेशन हुआ, एवोपोरेशन के बाद वो यहाँ पे कंडेंस हुए और ट्रांसपोर्ट हो गए इधर, तो यहाँ पे ये क्लाउड ट्रांसपोर्ट हो गया, कंडेंसेशन हो रहा है, वेट ज्यादा है, वाटर वेपर बन चुका है, वाटर वेपर से वाटर बन चुका है, कंडेंसेशन हो गया है। तो अब ये हुआ है कि बस ये फॉल हो रहा है। अब जब यहाँ पे फॉल होगा तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में हमें रखना नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूं -2, -3 और ये 5 ही रहने देता हूं। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, स्लीट बता रहा हूं, स्लीट बनता कैसे है। वाटर कंटेंट जैसे यहां से बाहर निकला, उसने टेम्परेचर फेस किया -2, फ्रीज हो गया वो। ठीक है, यहां तक वो फ्रीज ही फॉर्म में रहा, लेकिन वो जैसे ही आप उसने ये वाली लेयर हिट करी तो उसको 5 मिल गया, मेल्ट हो गया। तो क्या हो गया, फिर से वाटर पे आ गई, वाटर पे आए, यहां पे वाटर रहा, मतलब ये रेन, मतलब ये वाटर, वाटर तो हम रेन ही बोलते हैं, रेनफॉल हो गया, ये स्नो फॉर्म में हो गया। और इधर आके फिर से -3 फेस कर दिया, तो फिर से बन गया वो स्नो फॉर्म में। ठीक है, तो ये है वो, ये फिनोमिनन है स्लीट बनने का, क्योंकि आपका जो वाटर है, वाटर वेपर है, जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वो ट्रैप हो गया। देखो यहाँ पे 5 डिग्री, ऐसा पॉसिबल है कि ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो है वो इस फॉर्म में हो, ऊपर जाने पे तो टेम्परेचर कम ही होता है। जनरली लोकल कन्वेंशन तो ये है ना कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे -3 है, एक वार्म लेयर आ गई बीच में, फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर -2। तो दिस इज अ प्रोसेस। अगर ऐसा प्रोसेस किसी एक लोकल जोन में अगर इस तरीके का प्रोसेस बन जाए तो स्लीट फॉर्मेशन होता है। और स्लीट का साउंड क्या है, ट्रैप। साउंड नहीं है बट ट्रैप हो गया वो, तो ट्रैप से याद रखेंगे, इट हैज बीन ट्रैप्ड हियर। तो स्लीट बन गया, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो आ गया ना। मैंने एक्चुअली देखा नहीं था ये, दिस इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन बीच में है और स्नो ऊपर और नीचे। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और डायग्राम बना देना और टेम्परेचर वही डाल देना। ठीक है, समटाइम्स स्लीट में ग्रो इनटू हेलस्टॉर्म्स व्हेन द वायलेंट वर्टिकल करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब हेलस्टॉर्म बनने का ना, हालांकि ये आगे है पर यहीं पे आ गया तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हेल का उल्टा सिस्टम है, क्योंकि जो भी चीज वायलेंट होगी ना वो थोड़ी सी उल्टी होती है, कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी जो होते हैं वो वही है, जो है थोड़े से होते हैं। तो हेल हमेशा क्या होता है ना, वो ऊपर ट्रेवल करता है, उसका क्या है, वो नीचे आना चाहिए था, वेट भी ज्यादा है फिर भी ऊपर ट्रेवल करता है, ऊपर ट्रेवल करता है, फिर बड़ा बनता है, फिर नीचे आता है। ये है हेल का। तो वही बोल रहा है वो, समटाइम्स स्लीट, क्योंकि स्लीट स्नो फॉर्म में हो गया, स्नो, रेन, स्नो। अब वो वही स्नो जो है या तो इस लेवल, पहले लेवल पे, या नीचे वाले लेवल पे वर्टिकल विंड्स आई और ऊपर ले गई उसके साथ अपनी, जैसे साइक्लोन बनता है ना, बीच में साइक्लोन बन गया वो सीधा ऊपर लेके चला गया। तो वही है कि वही कह रहा है, समटाइम्स स्लीट, स्लीट मतलब जो मैंने बताया आपको, ग्रो इनटू हेलस्टॉर्म्स व्हेन वायलेंट वर्टिकल करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। वर्टिकल करंट्स ऊपर गए, ऊपर लेके चले गए और बड़ा बना दिया, बस। अब हेल देख लेते हैं। हेल का मैंने आपको बता दिया उल्टा है, उल्टे से याद रखना आप। डेंट देता है, डिंक साउंड है ना। तो इसमें दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस। ठीक है, पैलेट्स, जैसे हमारे यहाँ मैं वो करता हूँ, पिस्टल शूटिंग करता हूँ, 2 तरीके की, फायर है, एक एयर है। एयर में जो वो होते हैं उन्हें हिंदी में छर्रे बोलते हैं, इंग्लिश में पैलेट्स बोलते हैं उनको, वही है, उसी फॉर्म में होते हैं। वही बोल रहा है, मतलब पैलेट्स बहुत तेज लगते हैं, मतलब अगर वो जनरली अगर मैं हिट करता हूँ, अगर वो ह्यूमन बॉडी पे लग जाए तो सीधा अंदर ट्रेवल अंदर कर जाते हैं, और वो दीवार पे वो मेल्ट होते हैं, टकराते हैं और मेल्ट होके नीचे गिरते हैं, इतनी तेज स्पीड से जाते हैं। तो वही है, पैलेट्स ही होते हैं, तो वो ऊपर से जो ऐसे ही पैलेट के फॉर्म में आते हैं। तो इट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस, हेलस्टोन्स विद अ डायमीटर ऑफ 5 to 50 mm। अब आपको ना ये थोड़ा सा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि यार ठीक है, आपको अगर मतलब कहीं पे ज्यादा हेलस्टॉर्म पे लिखने को आए तो तब आप ये दे सकते हो कि 5 से 50 mm के साइज के जो भी होते हैं वो हेलस्टॉर्म्स है। और इनको हेल स्टोन्स भी बोल सकते हैं, स्टोन्स, पत्थर। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन।
क्योंकि जहां भी लगेगा वहां सब खत्म कर देगा। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे अच्छा प्रेसिपिटेशन है? आपको पर्सनली कौन सा प्रेसिपिटेशन सबसे अच्छा लगेगा? चलो बढ़िया। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब मैंने बताया था ना, एक क्लाउड आप याद मत, एक क्लाउड को आप अलग ही रखना, जो थोड़ा अलग ही है, जो तीनों लेवल पे फैला हुआ होता है, वो यही है वो। और इसी में सब कुछ होता है, इसी में बिजली भी, थंडरस्टॉर्म भी आता है, बिजली चमकती है। और दूसरा जो है, अच्छा एक फैक्ट और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जब भी कभी आपने देखा होगा कि अगर बिजली चमक रही है ना, तो आपको पहले लाइट दिखाई देती है लेकिन साउंड बाद में सुनाई पड़ता है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा फिजिक्स में जाता, तो ये ध्यान रखना कि आपको बिजली पहले दिखाई देती है, मतलब सॉरी लाइट पहले दिखाई देती है, और आपको ये आप जनरली देखें कि कोई बहुत दूर आपसे हथौड़ा पीट रहा है तो आपको लगेगा कि वो जल्दी मार रहा है लेकिन आवाज बहुत देर में आ रही है। तो वो सिर्फ इतना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। बाकी थंडरस्टॉर्म कैसे आता है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो अलग थोड़ा सा और करेंगे उसमें, अभी आगे बढ़ते हैं ना। इट इज जनरली सीन इन द रीजन्स बिटवीन 30 डिग्री to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स व्हिच विटनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ दीज स्टॉर्म्स। अब ये अच्छा फैक्ट है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, और यूपीएससी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर सकता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछ भी सकता है वो आपसे। एक तो वो आपसे पूछेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो कि थंडर स्टॉर्म्स क्लाउड है, वो यही पूछेगा थंडर स्टॉर्म्स क्लाउड्स आर, क्यूमुलोनिम्बस को वो थोड़ा सा आपको घुमा के क्या करेगा, पहले नंबर पे निम्बस डाल देगा, ताकि जो बच्चे बहुत जल्दी में पढ़ते हैं वो ये देख के और उसको सही कर दें। ठीक है, फिर वो ऐसा ऑप्शन, पहला ऑप्शन उसने टेम्पटिंग ऑप्शन रख दिया, दूसरा ऑप्शन वो आपको ऐसा रखेगा कि आप ना वो मीडियम और लो वाला रखेगा वो, और सबसे एंड में रखेगा वो इसको, क्योंकि आपकी नजर नहीं जाएगी उस पर अल्टील अनलेस आप बहुत ज्यादा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। वो यही करते हैं, वो ऐसे ही सेट करते हैं क्वेश्चंस को, सबसे पहला टेम्पटिंग रख देते हैं कि आप बस देख लो, अरे यही तो पढ़ा था मैंने, बस हो गया, और आपने गोला भी बना दिया, बाद में कुछ भी कर लो आप, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर आपने देखा अरे यार ये था यार, तो वो घर आके पता चलता है आपको यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे हो ही नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी कम है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर टाइम बढ़ा दोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो जाएगा, तो कंडेंस कर देते हैं, 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड गया, दे प्ले विद योर माइंड। अब थोड़ा सा और अलग सा डिस्कशन, 60 क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं जो सब कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, और यही करने होते हैं। आपके 120 मार्क्स बन गए, और कट ऑफ जाता है ज्यादा ज्यादा 98 से लेके 105 तक। आप तो इन हो, हर बार इन हो आप, लेकिन आप क्या करोगे, आप उनके इस ट्रैप में फंस जाओगे 40 क्वेश्चंस के। वो यहाँ पूछ लेगा कि अकबर की जो माँ है, उसने जब वो पैदा हुआ था तो इसने इस कलर की साड़ी पहनी थी, आप उसी में उलझे पड़े हो, इतने बड़ा क्वेश्चन है उसमें लगे, और वो फिर आप जब ऐसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपका दिमाग खराब हो गया, फिर आप यहाँ क्वेश्चन गलत कर लोगे अपने, तो आप ये वाला काम करोगे, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी गलत करके बस आप बाहर हो गए। फिर बच्चे सोचते रहते हैं यार ये, मतलब मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है, मतलब मैं अलग नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना, तो मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कहते हैं ना, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। तो हम फेल हो गए, तो कुछ उन फेलियर्स का कुछ एनालिसिस किया, तो वो ये है, वो ये 60 क्वेश्चन वो सबके लिए हैं, आपको सिर्फ वो 60 क्वेश्चन ढूंढने हैं, मुझे कौन से 60 अटेम्प्ट करने हैं यार। और दूसरा वही वाली बात है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जिस जो नहीं आता है वो नहीं आता है। अब यहाँ से बॉम्बे जाना है, आपको पता है बॉम्बे जाने का रास्ता पता है या तो नहीं पता है, भाई सीधी सी बात है, पता है तो करो, नहीं पता है तो छोड़ दो। 60 क्वेश्चन मार के आओ, बढ़िया खेलो मेंस में। बट वैसे भी ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, मतलब आपको वीड हटाने, जो बेकार की चीजें वो हटा देनी है, फिर कंपटीशन होता है मेंस। ठीक है, तो ये चीजें बस ध्यान रखो आप। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था कि ये रीजन्स बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री है, ये इक्वेटर हो गया। मैम शिप्रा में आप समझ रहे हैं ना, ये 0 डिग्री इज इक्वेटर, 23.5 जो है वो कैंसर, नॉर्थ एंड साउथ में, और ये 66.5,
नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ, तो 30 एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री एक बार देख लेते हैं फिर से। रीजन्स बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये यहां से ये ठीक है, और ये इससे, और ये और ये कौन सा जोन है, कौन सा जोन होगा? हाँ, ये तो आर्कटिक हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया, ये कौन सा है भाई रवि आप बताओ? टेम्परेट, टेम्परेट जोन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पास हो रही है। कितने स्टेट से होती है? 6 से 6 की 8। ठीक है, तो अच्छा, तो फिर कहाँ पे हुआ ये? तो इसका मतलब ये 23.5 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 30 डिग्री वाला जोन कहाँ आ गया? ये आ गया ना, तो ये है वो जहां पर क्या आते हैं? थंडरस्टॉर्म्स, यही बनते हैं वो क्लाउड्स। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल व्हेन टेम्परेचर इज लोअर देन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको आई विल करेक्ट इट, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये प्रोबेबली ऐसा है कि ऊपर वहीं पे आइस बन जाए, लेकिन ट्रैवल करते करते वो रेन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब अब वो वहां से जैसे वाटर वेपर वाटर में आया तो उसका टेम्परेचर अगर ये हिट किया, तो अगर कई बार आपने देखा होगा कई बारिश की बूंदों में हल्का हल्का जो है वो आइस वाला वो भी रहता है ना? वो भी है, तो और वो किससे होगा? वो लोअर क्लाउड से होगा, जो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत पास के क्लाउड से उनमें ज्यादा फील होगा ये। तो स्प्लैश तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बोल सकते हैं आप कि भाई ठीक है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। वैसे भी वेपराइजेशन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट एवोपोरेशन जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो। बताया था ना मैंने आपको एवोपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या था, मतलब ठीक हो रहा है, सारे फैक्ट सही आ रहे हैं। तो वही है, बस यहाँ पे भी कंडेंसेशन जो है वो वही चीज है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, बट प्रेसिपिटेशन जरूरी नहीं है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो, है ना? बस इतना सा लेके समझ के चलना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन रेनफॉल क्लासिफाइड इन 3 मेन टाइप्स। अब हम रेनफॉल को समझने की कोशिश करते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूपीएससी भी, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 3 तरीके का रेनफॉल है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। अभी अभी हम देखें तो आप नहीं बता सकते इनमें सबसे डेंजरस कौन सा होगा, सिर्फ एक बार आप देख के, जरूरी नहीं आपको। साइक्लोनिक और या फिर फ्रंटल। फ्रंटल कौन सा? मतलब ये वाला प्लेन, वार्म पार्सल, माउंटेन, कोल्ड पार्सल, ये फ्रंटल है, ये बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स पे आपने कई बार देखा होगा बहुत डेंजरस बारिश होती है। फिट हो गया हो। साइक्लोनिक जो इस तरीके से बनता है, और ये कौन सा क्लाउड है? कौन सा क्लाउड है? नहीं, मैंने बताया था आपको अभी कौन सा क्लाउड है। आप भी समझ, आप समझ में आया? नहीं आया समझ? लो, मीडियम, हाई, कौन सा क्लाउड है? कौन सा है? क्यूमुलो निम्बस, वो है, यही है साइक्लोनिक, साइक्लोन को लाने का भी और साइक्लोनिक कुछ एक्टिविटीज के लिए। कन्वेक्शनल रेनफॉल देखते हैं अब। द एयर, ये जनरली मैं बता देता हूँ कन्वेक्शनल रेनफॉल का सीधा सीधा। आप एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको हल्का सा बेसिक बता देता हूँ। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ऐसी जगह पर जहां पर आपका सुबह हुई, सूरज आया, सूरज ने टेम्परेचर बढ़ाया, एवोपोरेशन हुआ, शाम तक एवोपोरेशन होने के बाद एयर ऊपर गई, दिन में गर्म हुई है तो ऊपर चली गई, ऊपर जाने के ठंडी हुई और शाम तक बारिश हो गई, ठीक है। फिर यही अगले दिन भी होगा, ये कन्वेक्शनल है। अब हम इसको पढ़ेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल पता चल गया आपको, और ऐसा कहाँ पे होता है? इक्वेटर्स पे। इक्वेटर्स पे ऐसा ही होता है, सन उगा, इंसोलेशन पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा, एयर ऊपर गई, जमा हुई, बारिश हो गई, ठीक है। द एयर ऑन बीइंग हीटेड becomes lightweight and rises up in the convection currents.
ठीक है, तो कन्वेक्शनल के साथ आपको कन्वेक्शन याद रखना है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको कन्वेक्शन से ही कन्वेक्शनल याद रहेगा। फिर क्या डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन में? आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, आप दोनों से अभी, ठीक है, क्योंकि आपका क्या डिफरेंस होगा? अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एक जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो ए और बी दोनों का टेम्परेचर लगभग लगभग 500 हो जाएगा, या हो सकता है 750 हो जाए। अब ये रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप अगर बोलोगे सन से अर्थ तक कैसे आ रही है हीट, कोई मीडियम नहीं है ना, तो रेडिएशन के थ्रू आती है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, EMW, आप याद रखोगे, ये आगे पढ़ेंगे हम कभी, उससे जो है हीट ट्रेवल करती है। अब वो अलग है, हमारे पास सिर्फ दो तरीके के वो हैं, जब हम अर्थ में बैठे हैं दो तरीके के मीडियम है। एक है ये, इसका कोई काम नहीं है, अपने को एयर की बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट एयर, वाटर वेपर, कन्वेक्शन। इसीलिए बीइंग हीटेड, गर्म हुई हवा ऊपर गई लाइट वेट होने की वजह से, और कन्वेक्शन करंट्स, मतलब वही कन्वेक्शन करंट्स, मतलब ये ऊपर ले जाने वाली जो भी हल्की चीज ऊपर जाती है ना, और भारी चीज नीचे आती है, वही होता है। पानी भी है, पानी भी ऐसे ही गर्म होता है ना, जब आप गर्म करते हो गीजर में यही होता है, एकदम से गर्म, पूरा गर्म नहीं हो जाता, पहले जो गर्म होता है वो ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है, फिर ऐसा होता रहता है, फिर एक टाइम आता है कि वो पूरा गर्म हो जाता है ना। एज इट इज राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड लूजेज हीट, एज इट इज राइजेज, अब जब ये ऊपर बढ़ेगा तो एक्सपैंड होगा एंड लूजेज हीट। बोला था ना मैंने आपको कि एक फेज चेंज होगा, लेटेंट हीट, लिक्विड से गैस कहाँ बनी थी, एवोपोरेशन पे 590 कैलोरी, और एक है कि लूजेज हीट। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने पे क्या होगा कि अपनी हीट को ये छोड़ेगा, ठीक है, वो क्या, वो दैट इज कॉल्ड कूलिंग, 80 कैलोरी बाहर निकलेगी इससे, तो एक्सपैंड्स एंड लूजेज हीट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक्सपैंड, आपको सिर्फ ये याद रखना है, हीटेड, हीटेड गर्म हुआ, कन्वेक्शन याद रखना है, और आपको एक्सपैंड याद रखना है। अगर आप ये तीन चीजें याद रखते हो, आपको कन्वेक्शन रेनफॉल समझ में आ जाएगा। हीटेड, हल्की हुई, ऊपर गई, कन्वेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन करंट की वजह से, और एक्सपैंड हुई, तो ऊपर गई तो एक्सपैंड हुई, हीट लूज करी, लूजेस हीट, एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म। कि कन्वेक्शन रेनफॉल कौन से क्लाउड से होता है, कौन से लेवल के क्लाउड्स हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, खत्म, दिमाग में सीरियस पता चल गया। दूसरा मुझे ये पता चल गया कि मीडियम वाले ऑल्टो हैं, जितना भी आगे ऑल्टो लगाया वो मीडियम है, अगर नहीं दोनों चीजें नहीं लगी तो कौन से लेवल का है, लो लेवल का है। तो क्यूमुलस क्लाउड्स, इसका मतलब कन्वेक्शनल रेनफॉल लो लेवल के क्लाउड से होते हैं, इसका मतलब इक्वेटर पे लो लेवल के क्लाउड्स बनते हैं। ये कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, क्लियर है? इक्वेटर पे लो लेवल के क्लाउड्स बनते हैं, मतलब हाई लेवल, इसीलिए जल्दी बारिश हो जाती है। दिन में ऊपर गए तुरंत हुआ बारिश हो गई, दिन में फिर थोड़ा सा गए, वो इंसुलेशन की बात है ना, कि देखो भाई हीटिंग जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी एवेपोरेशन होगा। अब हीटिंग जल्दी कहाँ पे होगी, जहां पे डायरेक्ट सन आ रहा है, जहां डायरेक्ट सन नहीं आ रहा वहां हीटिंग जल्दी होगी, है कि नहीं है? दिस प्रोसेस रिलीजेस लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का हमें पता है, हमने रिलीजेस लेटेंट हीट 80 कैलोरी, ये याद रखना आप इंफॉर्मेशन, ऑफ अ कंडेंसेशन विच फर्दर हीट्स द एयर एंड फोर्सेस द एयर टू गो फर्दर अपवर्ड्स। ये थोड़ा फिजिक्स वाला फंडा है, ज्यादा याद मत रखना, बस आप इतना याद रखना, रिलीजेस लेटेंट हीट। मैं इसको समझाने बैठूंगा, हालांकि वो तो उससे समझाना पड़ता। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज हैवी बट शॉर्ट ड्यूरेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत हैवी होता है ये भी, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल है, बहुत हैवी होगा और बहुत पास में, पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। शाम को हो गया बारिश और फिर शाम तक जो है वो रात के अंधेरे फिर तारे चमकने लगते हैं। हाईली लोकलाइज्ड एंड एसोसिएटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, हाईली लोकलाइज्ड, इक्वेटर बोल देना, लोकलाइज्ड है, एंड इज एसोसिएटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, ज्यादा क्लाउडीनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं है, मतलब ये तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से नहीं होता है,
ठीक है, इट हैपन्स मेनली ड्यूरिंग द समर एंड कॉमन ओवर इक्वेटरल डोल्ड्रम्स, है ना, मेनली समर में होता है, ड्यूरिंग समर क्यों, क्योंकि हीटिंग है, और कॉमन ओवर इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स मतलब इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स मैं आपको बता देता हूँ ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर 10 डिग्री और इसके नीचे 10 डिग्री, ये इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स होता है, लो प्रेशर बेल्ट, बाद में डिस्कस करेंगे, बट अपना ध्यान रखना 10 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, 10 डिग्री इक्वेटर से नीचे डोल्ड्रम होते हैं, वो प्रेशर कम होता है, वहाँ बहुत कम प्रेशर होता है। और प्रेशर कम कब होगा, जब हीटिंग ज्यादा होगी और एयर गर्म होकर ऊपर निकल गई है ना, प्रेशर कम तभी तो होता है, तभी तो मानसून भी आते हैं यहाँ। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे, समझ गए। ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल, ये रेनफॉल ना आप कैसे याद रखो, देखो कन्वेक्शनल कैसे याद रहेगा रुचिका में, आपको इक्वेटर से याद रहेगा, आपको ये आपको याद रहेगा वेस्टर्न घाट से। कैसे होगा कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, मॉनसून विंड्स आई मतलब रेन बेयरिंग विंड्स, हम मॉनसून विंड्स नहीं बोलते, हम रेन बेयरिंग विंड्स बोलते हैं, जिनमें वाटर वेपर ज्यादा है, अच्छा है, क्योंकि सी पास में, ओशन पास में गर्म हुआ, वाष्प मतलब एवोपोरेशन हुआ, जमा हो गया, इस लेवल पे कंडेंसेशन भी हो गया, क्योंकि एकदम से वहां पे जो है आपके एरोसोल्स हैं उनमें जमा हो गया वो, अब वो यहाँ पे आके ट्रेवल कर रहा है। ये क्या है, वार्म फ्रंट, ये क्या है, कोल्ड फ्रंट, ये जाके यहाँ हिट कर देगा इसको, ठीक है, और यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो रेनफॉल कहलाएगी ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड रिलीफ, ऐसे रिलीफ है ना, और ओरोग्राफिक इससे भी याद रखते हो, ओरो का मतलब होता है एक तरीके से ऊपर चढ़ना, और रिलीफ का मतलब होता है इंक्लिनेशन, और ऊपर चढ़ना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस द माउंटेन, सिंपल, मतलब इसने रास्ता रोक दिया उसका, आप इतनी सारा क्लाउड है, इतना सारा मास ऑफ पेपर, मैं सामने खड़ा हो जाऊं उसके, तो क्या होगा फिर तो लड़ाई होगी ना, थोड़ी सी लड़ाई हो जाएगी, तो फिर अब या तो जो है वो यही यहाँ से हट जाए या फिर यही बरस जाए, तो ये बोलता है तुम यहीं बरस, सारा का सारा सब पूरा यहीं खत्म हुआ, जब यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ तो बहुत सारे पेड़ होंगे, ग्रीनरी होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, और यही है वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टवर्ड साइड में पूरा ग्रीन है और वेस्टवर्ड साइड में कुछ नहीं है, सूखा है, धारवाड़, इसी को कहते हैं हम धारवाड़, महाराष्ट्र, देखा है, वो इसी पोर्शन में पड़ता है इसके, ठीक है। तो आपको ओरोग्राफिक और ये रिलीफ रेनफॉल वेस्टर्न घाट से याद रखना, और आपको यही एग्जांपल कोट भी करना है, धारवाड़ सिंपल ग्रीनरी, ये वो ऐसे, सैचुरेटेड एयर क्योंकि ओशियन है, कौन सा, अरेबियन सी, ठीक है। It is forced to ascend and as it is rises it expands because of fall in the pressure, the temperature falls and the moisture is condensed। होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है, जैसे ही ये इससे यहाँ से टकराएगा तो इसको एक्सपैंड होना होगा, इट एक्सपैंड्स, क्योंकि जैसे आप टकराओगे तो आप एक्सपैंड हो जाओगे अपना पूरा, यू विल ओपन अप, ठीक है, जब आपने यहाँ से, क्योंकि आपके पास ट्रैवल करने के लिए आगे कुछ नहीं है ना, तो आप यहीं एक्सपैंड होना स्टार्ट कर दोगे, फिर यू विल ट्राई टू एक्सपैंड। अब ये जब ये एक्सपैंड होगा तो ये फोर्स हो जाएगा ऊपर से ऊपर, क्योंकि यही एक डायरेक्शन है जहां वो ऊपर वो कर सकता है, ऊपर की तरफ, आगे तो जा नहीं सकता, तो ऊपर चढ़ेगा वो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, है ना, और जब आप फैल रहे हो तो आप प्रेशर आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, जब आप मतलब व्हेन यू एक्सपैंड, कम होता है ना प्रेशर, कम, क्योंकि जैसे ही आप दबाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही आप जो करोगे तो इट विल एक्सपैंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, सॉरी हाँ कम हो गया, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहीं पे कंडेंसेशन हो गया, विल ड्रॉप डाउन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल, मैंने बता दिया आपको, ये विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है, ये याद रखना आप, ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा है ना, क्योंकि यही आपको वहां देना है, ये हम बोलेंगे विंडवर्ड, जो विंड की डायरेक्शन में है, और ये है लीवर्ड, ये यहाँ पे है नहीं शायद अभी, लीवर्ड जो विंड की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये सूखा है, धारवाड़ है, और ये ग्रीन है पूरा का पूरा, ठीक है। आफ्टर रेन ओवर द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर साइड ऑफ अ स्लोप,
दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस। अब ये यहाँ से वो ये बोल रहा है कि इधर से इधर आ गया, अब तो इधर आएगा तो फिर नीचे आएगा तो उसका टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ तो ऊपर चढ़ने पे टेम्परेचर कम हुआ, अब ये नीचे आ गया, नीचे आएगा तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट बढ़ेगा ही। तो प्रेशर ठीक है, प्रेशर बढ़ भी नहीं रहा है लेकिन रिलेटिवली बढ़ रहा है, यहाँ कम हो गया था ना, लेकिन यहाँ उसके हिसाब से नॉर्मल प्रेशर है तो उसको बढ़ावा ही लगेगा। समझ गए ना, ज्यादा मत जाओ फिजिक्स में, बस ठीक है इतना बताए ना आपको। After rain over the windward sea, they descend the temperature. Then there is a capacity to take the moisture increases and hence the leeward slopes receive no rain and remain dry. ठीक है, कैपेसिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीजेस, इसको आपका मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना रेनफॉल हो चुका है तो एयर ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना मॉइस्चर को इंक्रीज अपने वो लेने की, तो वही है बस। अब ये बात सोचेगा कि समझाया नहीं वाला कॉन्सेप्ट। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड हैंस गेट्स द लेस रेनफॉल एंड नोन एज द रेन शैडो एरिया। याद रखिए आप, डायग्राम्स में जब बनाए तो आप रेन शैडो लिख दो वहां पे। आप सम आर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, धारवाड़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और जो वो लड़की बोल रही थी अरावली और थार बनने का, वो मेरे हिसाब से सही बोल रही थी, क्योंकि हालांकि अरावली पैरेलल है ना इस वाले मानसून के लिए जो अरेबियन सी से आता है, जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा ना तब आपको, लेकिन इस वाले जो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है उसके लिए वो वही है, माउंटेन है और इधर से एयर आई तो यहीं कहीं कहीं बरस गई और इस तरफ कुछ नहीं है, फिर इस तरफ थार है ना। और यहाँ ये वाली एयर कर नहीं सकती वहां बारिश, ये वाली एयर करनी इधर आ नहीं रही है और ये जो है यहाँ आके रुक जा रही है, तो सारी बारिश यहीं हो रही है, इस तरफ नहीं हो रही, तो इस तरफ थार है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। आप दूसरा एग्जाम्पल क्लोट कर सकते हो पैटागोनियन, ये ईस्टर्न स्लोप्स है ना, स्लोप समझ गए ना आप, ये ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न, इसका ईस्ट कौन होगा, ये होगा ना, तो ये क्या होगा, ये लीवर्ड है, रेन शैडो है, उसी का एग्जाम्पल है वो। और पैटागोनियन डेजर्ट जो अर्जेंटीना का है वो भी है, उसका भी आप कोट कर सकते हो। ये वर्ड मैप जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको फिजिकल फॉर्म में देख लेंगे कहाँ पे है। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। साइक्लोनिक लास्ट रेनफॉल है और इसके बाद शायद खत्म हो जाए पीपीटी, नहीं होगी। हाँ, तो साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने बता दिया। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन टू एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स मीट। ठीक है, इसका ये वो भी है कि जो आपको ओरोग्राफिक है वो भी इसी तरीके की है कुछ हद तक, लेकिन इसका एक अपना अलग ही वो है, इसमें फ्रंट टकराते हैं, वहां पे तो पार्सल है, यहाँ पे फ्रंट है पूरा का, ये कोल्ड फ्रंट है, मतलब ये एक लार्जर स्केल में है, बड़े एरिया में, और ये वार्म है। तो ये जब फ्रंट आपस में एक दूसरे टकराएंगे तब जो रेनफॉल होगा दैट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। और ये बहुत डिजास्टर्स रेनफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े एरिया में, समझ रहे हो, जब ये वार्म एयर चल रही है ना तो ये बड़े एरिया में वैक्यूम क्रिएट कर देती है और उसको भरने के लिए फिर इधर उधर से सारी की सारी गश करती हैं एयर्स, वो ऐसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन टू एयर मासेस विद डिफरेंट टेंपरेचर्स मीट, टर्बुलेंट कंडीशंस आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फ्रंट कन्वेक्शन अकर्स। यहाँ पे बात कर रहा है, ये टर्बुलेंस पॉइंट यहाँ पे मीट करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर एंड वार्म ओशियनिक कवरेज प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल एडजेसेंट। सिर्फ हम इसको ना नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में कहाँ पे आ रहा है। नॉर्थ और वेस्ट मतलब किस तरफ, ब्लैक सी, नहीं ब्लैक सी नहीं, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप का ये वाला पोर्शन है ना, मतलब मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे यूरोप फैला हुआ है, ये आपका ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटरेनियन सी हो गया इस तरफ, तो आप इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो नॉर्थ और वेस्ट मतलब इस तरफ ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पे इस तरीके के साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल मेजरली जो है अकर होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये पोलर रीजन को टच करता है, मतलब आपका आइसलैंड और ये सारी चीजें इस तरफ कंट्रीज हैं सारी की सारी, ऊपर ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज तो ये सब पोलर को टच करती हैं,
और दूसरा ये वाला रीजन है। तो पैसिफिक वाला जो पोर्शन है वहां से तो आपका जो है वो पैसिफिक वाले पोर्शन में क्या हो सकता है, इंसोलेशन हुआ, और अमेरिका, इधर अमेरिका है, आपको पता है ना, अमेरिका के सामने ही है यूरोप है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है।